हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए आज की क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में नुवोको विस्टार्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि निर्मा ग्रुप का एक हिस्सा है, द्वारा निम्न में से किसके अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह कही गई है कि नुवोको विस्टार्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इनमें से किस कंपनी को अपने अंडर में ले लिया है। तो किस कंपनी को अपने अंडर में ले लिया है, तो यहाँ पर लिया गया है इमामी सीमेंट लिमिटेड को। ओके, तो नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि निर्मा ग्रुप का एक हिस्सा है, अब इस कंपनी को इमामी सीमेंट लिमिटेड को अपने अंडर में लेने की मंजूरी मिल गई है। ओके, और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये मंजूरी दी गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, और इमामी समूह ने ये डील कर्ज मुक्त होने के लिए की है। और ये डील कितने रुपए की थी, तो ये डील थी 5,500 करोड़ रुपए की। और जो नुवोको के चेयरमैन है हिरेन पटेल, उन्होंने कहा है कि इमामी के अधिग्रहण के बाद नुवोको भारत की प्रमुख निर्माण सामग्री कंपनी बन सकती है। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में दो वैकल्पिक बोने जीन RH14 और RH18 की मैपिंग की है। तो बताइए इनमें से किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं के जो किस्म थी RH14 और RH18 इनकी मैपिंग की है। तो ये मैपिंग की गई है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे केवल अर्ध बोने जो गेहूं की किस्में हैं वही उपलब्ध है। और इन किस्मों का निर्माण कब हुआ था, तो इन किस्मों का निर्माण हरित क्रांति के दौरान किया गया था। और गेहूं की ये जीन केवल हाई फर्टाइल जमीन पर ही अधिक उपज दे सकती है, इसलिए RH14 और RH18 जीनों की मैपिंग की गई है। इन नए गेहूं की किस्मों के उपयोग से पानी की बचत भी होगी और किसानों के लिए खेती की लागत भी कम हो जाएगी। और गेहूं की इस किस्म को शुष्क मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, इसलिए पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन किस्मों की मैपिंग की है। ठीक है, तो किस्मों की मैपिंग क्यों की है गेहूं की इनकी, ताकि इनको कम शुष्क मिट्टी में भी उगाया जा सके और खेती के लिए लागत भी कम हो। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक ट्रू कलेक्टर यानी पीटीसी प्रणाली विकसित की है। तो बताइए किस आईआईटी के द्वारा ये किया गया है। तो ये किया गया है, बताइए कौन सी आईआईटी के द्वारा किया गया है। ये आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। ओके, तो इससे क्या होगा, तो इसे डिसैलिनेशन यानी कि खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए और स्पेस कूलिंग जैसे इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बनाया गया है। पैराबोलिक ट्रू कलेक्टर हल्का है और इसे हाई एनर्जी कैपेसिटी के लिए बनाया गया है और इसे भारत की विभिन्न जलवायु के तहत कार्य करने के लिए भी बनाया गया है। तो ये था इसका आंसर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किसने सबसे पहले ऐलान किया था कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफी हद तक सफल रहा है। तो बताइए ये ऐलान किसके द्वारा किया गया था। तो ये ऐलान किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर होती क्या है। तो जो ऐसे मरीज हैं जिनका हाल ही में बीमारी से ठीक हुए हैं, उनके शरीर में जो मौजूद जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो कि उम्र भर रहते हैं। ये एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। सीधे तौर पर बात करें तो इस थेरेपी में हम एंटीबॉडीज का इस्तेमाल ही करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोरोना वायरस से पीड़ित जो मरीज है उसमें 3 स्टेज होती है। तो पहली स्टेज में क्या होता है, तो पहली स्टेज में वायरस शरीर में जाता है और दूसरी स्टेज में वायरस फेफड़ों तक पहुंच जाता है और तीसरी वह स्टेज होती है जब अपनी बॉडी इस वायरस से लड़ती है और यहाँ पर ऑर्गन डैमेज भी हो जाते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए दूसरी स्टेज परफेक्ट स्टेज होती है, क्योंकि पहली स्टेज में से देने का कोई फायदा नहीं होता और तीसरी स्टेज में तो ऑर्गन पहले से डैमेज हो चुके हैं, तो तीसरी स्टेज में भी प्लाज्मा थेरेपी को देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए दूसरी स्टेज में ही इस थेरेपी से इलाज कर सकते हैं हम लोग। और इस थेरेपी की इलाज करने के बाद में तीसरी स्टेज में जाने से बचाया जा सकता है।
इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसका जो ट्रायल था वो काफ़ी सफल रहा है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है आभास झा को। ये यहाँ पर उनकी फोटो है। ओके, तो ये अभी वर्ल्ड बैंक में अर्बन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिस मैनेजर पद पर तैनात है। ओके, अब जो उनको नई जिम्मेदारी मिली है तो उनके अधिकार क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव भी शामिल हो गए हैं। इन्होंने 2001 में ज्वाइन किया था। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक ऑफिस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग यानी कि कमीशन बनाने की घोषणा की है? तो बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने कौन सा कमीशन बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे इन्होंने माइग्रेशन कमीशन बनाने की घोषणा की है, यानी कि प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है। ओके, तो इन्होंने प्रवासी आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन बनाने की घोषणा की है। ये कमीशन उनके लिए बनाया गया है जो दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं, और ये आयोग प्रवासी मजदूरों और कामगारों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। इसके लिए सभी मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी और उनका सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ योगी जी ने ये बताया कि 23 लाख मजदूर और कामगारों को अपने राज्यों में वापस लाया जा चुका है, और ये उन्हीं के लिए ये कमीशन बनाया गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमजोर हो गया है? तो बताइए कि जो हमारी अर्थ है इसका मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर जो कमजोर हो गया, किस जगह पर वीक पड़ गया है? तो वो पड़ गया है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे बनता है। तो अर्थ की सतह के नीचे जो आउटर कोर वाली परत होती है उसके अंदर हॉट लिक्विड आयरन बह रहा है। ओके, तो उसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये परत पृथ्वी की सतह से लगभग 3000 किलोमीटर नीचे है। और क्या काम आता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल को मोड़ देता है। ओके, तो जब भी सूर्य से चार्ज पार्टिकल हमारे पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना होता है ये उन चार्ज पार्टिकल को मोड़ देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, सीधे के सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे और वो ओजोन लेयर को तोड़कर सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, और चार्ज पार्टिकल हमारे सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मशीनों को खराब कर सकते हैं, इसलिए पृथ्वी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और ये कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है? तो ये कमजोर पड़ रहा है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2020 को मोहित बघेल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर ये है मोहित बघेल की फोटो, इनका निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये थे अभिनय से संबंधित। ओके, तो ये मथुरा के रहने वाले थे और इनकी उम्र अभी 26 साल ही थी। और इनका निधन कैसे हुआ है? तो इनका निधन कैंसर के कारण हुआ है, ये बताया जा रहा है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, तो आपने सलमान खान की रेडी फिल्म देखी होगी, उनमें भी इन्होंने काम किया है। ओके, तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो बताइए कि सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला एथलीट में कौन बन गई है? तो ये है इनकी फोटो, इनका नाम है नाओमी ओसाका। ओके, तो ये है नाओमी, ये जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका है। इन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ओके, और विश्व की सबसे अधिक कमाने वाली महिला एथलीट बन गई है ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो बताइए कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये दिन सभी उन देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में थे। ओके, यानी ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों ने जिन भी देशों को अपने अंडर में लिया था यानी गुलाम बनाया था, तो उन देशों द्वारा ये मनाया जाता है। ओके, और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था रानी विक्टोरिया का? तो रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई 1819 को। तो ये दिन उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको कि क्या नाम दिया गया? राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 मई।
अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए, इसका आंसर होगा कि यहाँ पर इनकी फोटो है। तो किसने भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कहाँ पर यूएन में बने हैं? तो इसका आंसर है टीएस त्रिमूर्ति। यहाँ पर इनकी फोटो है। तो इनके पहले यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सैयद अकबरुद्दीन थे। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन इनके पहले थे भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएन में। ओके, और सैयद अकबरुद्दीन की सेवानिवृत्ति हो गई और ये रिटायर्ड होने के बाद में हैदराबाद वापस लौट गए। और टीएस त्रिमूर्ति 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी है। इन्होंने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो इथन के बारे में अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केयर रेटिंग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है? तो बताइए कि भारत के कच्चे तेल के आयात यानी कि जो हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल, तो उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी? तो ये आएगी 8.9% की गिरावट आने की संभावना है केयर रेटिंग के अनुसार। ओके, तो कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आई है, जिससे कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में भी कमी आई है। तो ये कमी कितनी आई है? तो ये कमी आई है 8.9% की। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितने चाइनीज फर्मों के अमेरिकी बाजार से डीलिस्ट होने की संभावना है? तो बताइए कितनी चाइनीज फर्मों की, चाइनीज कंपनियों के अमेरिकी बाजार से डीलिस्ट होने की संभावना है? तो लगभग 800 कंपनियों के डीलिस्ट होने की संभावना है। ओके, तो क्यों हुआ ऐसा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिकी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है जो कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेट ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर चीनी कंपनी अमेरिकी अकाउंटिंग लॉज का पालन नहीं करेगी तो उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो कोई भी चीनी कंपनी है अगर वो अमेरिकी अकाउंटिंग लॉ का पालन नहीं करेगी तो उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इससे लगभग 800 कंपनी के डिलिस्ट होने की संभावना है यहाँ पर। तो ये था इस सवाल के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शोधकर्ताओं की एक टीम ने फेस मास्क का कप के आकार का डिजाइन विकसित किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करता है? तो बताइए कि ऐसा कौन सा फेस मास्क बनाया है जो कि हम बोलेंगे तो मुंह के सामने थोड़ा सा स्पेस रहेगा ताकि आसानी से बोल पाएंगे। तो ऐसा फेस मास्क बनाया गया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जिसको कि CANS भी कहते हैं। इसके द्वारा ये फेस मास्क बनाया गया है। ओके, तो CANS बेंगलोर के रिसर्चर्स की एक टीम ने फेस मास्क का एक कप के आकार का डिजाइन तैयार किया है जो बोलते समय मुंह के सामने पर्याप्त जगह बनाने में हेल्प करता है। और इस फेस मास्क को पहनने के बाद में जो चश्मा में फॉगिंग आती है वो भी नहीं आएगी क्योंकि चारों तरफ से फेस को कवर कर देता है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा ये बनाया गया है। तो ये बनाया गया सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश ने अपना न्यू स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान द्वारा। ओके, तो जापानी सैटेलाइट को खतरों से बचाने के लिए न्यू स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है। ये पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यूनिट है जो अंतरिक्ष के लिए बनाई गई है। ओके, और स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन ने 20 मेंबर्स के साथ शुरुआत की है। और थोड़ा सा जापान के बारे में बता देता हूँ। तो जापान की जो राजधानी यानी कैपिटल है उसका नाम है टोक्यो। और जापान में जो करेंसी चलती है वो है जापानी येन। कौन सी करेंसी चलती है? जापानी येन। तो ये था इस सवाल के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड दर्ज की गई है? तो बताइए कि दुनिया की सबसे तेज फास्ट इंटरनेट स्पीड कौन से देश में देखने को मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली है। ओके, तो ये 44.2 टेराबिट्स पर सेकंड की स्पीड सिंगल ऑप्टिकल चिप द्वारा प्राप्त की गई है। कैसे प्राप्त की गई? सिंगल ऑप्टिकल चिप द्वारा। और ये काम किसके द्वारा किया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया ये काम। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो बताइए कि ये आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ओके,
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट चैटबॉट होगा। इससे आयुष्मान भारत से जुड़े पहलुओं की जानकारी मिलेगी, जैसे योजना के बेनिफिट्स, फीचर्स, ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया, योजना में शामिल करीबी अस्पताल का पता, सब इससे लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट एंड जय हिंद, जय भारत।